चलिए बुलेटिन का आगाज नए सिरे से करेंगे और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की जयंती आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज मध्य प्रदेश जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह 11 बजे पहुंचेंगे, वहां पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की जयंती आज है और इस खास अवसर पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं और बताया जा रहा है कि 11 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। सुरक्षा के बंदोबस्त, सभा स्थल को बाकायदा सजाया गया है। 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे और महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की आज जयंती है और इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे, भोपाल पहुंचेंगे, 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, आज और कल बीजेपी की होगी अहम बैठक। दिल्ली की एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का शुभ आरंभ करेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं आपको। आज और कल बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी और इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे। तो आज और कल बीजेपी की अहम बैठक होनी है। यह बैठक इसलिए भी खास क्योंकि 2 दिवसीय है और दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी, जिसकी शुरुआत, जिसकी शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत कई ऐसे खास बिंदु हैं, अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन ये अहम बैठक होनी है, आज और कल बीजेपी की। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ही बैठक होगी, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत। तो आज और कल भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होनी है। ये बैठक इसलिए भी खास है, तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे और इसके साथ क्या वो मुद्दे हैं, किस तरीके से इस बैठक में चर्चा होती है, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बताया जा रहा है कि 2 दिन की यह बैठक इसलिए भी खास है कि आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इन 2 दिनों के दिन जो है कई ऐसा कैसे देखा जाए तो कई खास मुद्दे, अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रयागराज में हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया जाएगा। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। मौके पर अत्याधुनिक 14 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर्स का उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे। आपको बता दें 640 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से इस बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया है। भवन में अधिवक्ताओं के लिए 2502 अधिवक्ता चैम्बर होंगे, जिससे अधिवक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और खास बात यह है कि मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे सीजेआई हाईकोर्ट परिसर में। मल्टी लेवल पार्किंग का ये उद्घाटन और इसका निर्माण बेहद खूबसूरती से किया गया है अधिवक्ताओं के लिए, ताकि कामकाज जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। आपको बता दें आज इसका लोकार्पण होना है अधिवक्ता चैम्बर्स का। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और बिहार गवाही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी, जो कि 14 मंजिला अत्याधुनिक बिल्डिंग प्रदेश की न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वकीलों के लिए सुविधाजनक चैम्बर्स बनाए गए हैं। हालांकि अधिवक्ताओं की मांग ये लगातार रही है, जो आखिरकार अब पूरी हुई है, ताकि वो अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर सके और इसके लिए ये 14 मंजिला निर्माण बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। न्याय व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये नई सुविधा से हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग की पुरानी समस्या का भी समाधान होगा और अधिवक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा। इससे इनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। तो लगातार आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्किंग की जो खास दिक्कतें होती थी लोगों को आमतौर पर पार्किंग को लेकर, अब उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। पार्किंग की व्यवस्था बेहतर होगी, चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बेहतर होंगे,
ताकि वो अपने जो उनकी कार्य क्षमता है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो सके। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इससे पहले निरीक्षण भी किया गया। एडीजी संजीव गुप्ता पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और तमाम जिलाधिकारियों की भी उपस्थिति थी और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था को बकायदा इसे परखा गया था, इसकी जांच की गई थी और कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया गया था। क्योंकि आज इसका लोकार्पण होना है, बीआर गवई पहुंचेंगे और खास बात यह भी है कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे इस खास कार्यक्रम में। तस्वीरें आप देखिए वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई है और किस तरीके से ये 14 मंजिला निर्माण बिल्डिंग का किया गया है और ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। चैम्बर्स बाकायदा यहाँ पर बनाए गए हैं। संजय खान संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रयागराज से। संजय, आज 14 मंजिला जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उसका लोकार्पण होना है, यानी कि अधिवक्ताओं के लिए जो जिस तरीके की चैम्बर्स को लेकर दिक्कत होती थी अब वो नहीं होगी। किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और इस बिल्डिंग में क्या कुछ खास व्यवस्था है संजय? देखिए चंदा जी, आपको बता दें जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाईकोर्ट एडवोकेट चैम्बर्स और पार्किंग मल्टी लेवल कार पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से लगभग 680 करोड़ लागत की बिल्डिंग 14 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें अधिवक्ताओं के लगभग 2502 चैम्बर बनाए गए हैं और इसी में अगर हम बात करें तो लगभग 3997 आपके वहाँ पे बने हुए हैं। कार पार्किंग के लिए व्यवस्था 5 मंजिले तक जो व्यवस्था है वो कार पार्किंग के है और 6 मंजिले तक व्यवस्था है अधिवक्ता चैम्बर के और उसके लास्ट फ्लोर पे जो है वो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं आधुनिक तरीके से इसमें पूरा निर्माण किया गया है। तमाम ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, फॉल सीलिंग, तमाम तरीके की जो सुविधाएं है उससे लैस किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिवक्ताओं की एक अलग वो है वो देखा जा रहा है। और आज के दिन जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ पे मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट मल्टी लेवल कार पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर है, जहाँ पर आज मुख्य न्यायाधीश भारत के बीआर गवई और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और न्याय मंत्रालय के तमाम लोग और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जजेज हैं, जो जस्टिस है, वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और लगभग 10 बजे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद ये अधिवक्ताओं का जो चैम्बर और कार पार्किंग का है उसका उद्घाटन करेंगे। और बहुत ही आधुनिक तरीके से एक ऐतिहासिक बिल्डिंग 14 मंजिला जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है चंदा जी। बिल्कुल, और चूंकि आप संजय वहां पर मौजूद हैं तो बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। 14 मंजिला बिल्डिंग और आपने भी बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, बाकायदा चैम्बर्स अच्छे से बनाए गए हैं। चूंकि पार्किंग को लेकर लगातार पहले से भी समस्या रही है और बताया जा रहा है कि अब इस बिल्डिंग के निर्माण से जो पार्किंग की जो दिक्कतें होती थी अधिवक्ताओं को, उससे अब छुटकारा मिल जाएगा। पार्किंग में किस तरीके से खास व्यवस्था की गई है और कितनी संख्या में वहां पर गाड़ियां पार्क की जा सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी संजय? जी बिल्कुल चंदा जी, जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देखिए कि गेट नंबर 7C जो कि एंट्री पॉइंट है, जिसमें से अधिवक्ताओं के जो पार्किंग के लिए 5 फ्लोर तक 3997 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो जाएंगी और उसके बाद 7B गेट नंबर 7B है जहां से एग्जिट पॉइंट अधिवक्ताओं का बनाया गया है। तो वहां पर 3997 कुल गाड़ियां खड़ी होंगी। जिस तरीके से हाईकोर्ट में तमाम रोड पे गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में एक ये मिसाल साबित हो रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आज ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से, यहाँ पे अगर चैम्बर की हम बात करें तो यहाँ पर चैम्बर लगभग 2502 अधिवक्ताओं के वो आधुनिक तरीके से तमाम वो सुविधाओं से लैस यहाँ पर चैम्बर बनाए गए हैं जो सीधे हाई कोर्ट से अटैचमेंट किया गया है। एक गैलरी बनाई गई जहां से वो चैम्बर में जाएंगे, चैम्बर के माध्यम से सीधे वो अपने कोर्ट में जा सकते हैं, वहीं से आ सकते हैं। उसके बाद वो मल्टी लेवल पार्किंग जो एग्जिट पॉइंट है वहां से अपनी गाड़ियों को लेकर के निकल सकते हैं चंदा जी। ठीक है, ऐसे में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी संजय कि चैम्बर्स में जैसा कि आपने बताया कि तमाम व्यवस्था की गई, हाई कोर्ट से सीधे कनेक्शन है और वहां पर चैम्बर्स को लेकर कितनी संख्या में चैम्बर्स हैं और चैम्बर्स में क्या ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं लैस की गई हैं जिससे अधिवक्ताओं को बेहद आसान हो अपने कार्य करने को लेकर, और क्या खास व्यवस्था है संजय वहां पर?
देखिए, जो अधिवक्ता चैम्बर बनाए गए हैं वो अधिवक्ता चैम्बर 25 तो 2 अधिवक्ता चैम्बर है, तो वो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जो भी सीनियर होंगे उनको वो अधिवक्ता चैम्बर का वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद उनका वहां पे चैम्बर का नाम लिखा जाएगा। और वहां पर जो चैम्बर है, चैम्बर की खासियत बहुत ही अलग तरीके से, जो रूम है चैम्बर के फॉल सीलिंग के तरीके से ऑटोमेटिक आउटडोर बनाए गए, स्लाइडिंग उसकी जो है तमाम वो सुविधाओं से लगे थे, चाहे वो टेबल की बात करें या चेयर्स की बात करें, हर एक तरीके से एक खूबसूरत लुक वहां देखने को मिलता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर जब ऐसी सुविधाएं तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस करके आज यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये एक प्रयागराज के जो हाई कोर्ट है इसकी एक अलग ऐतिहासिक दिन होगा कि 14 मंजिला का जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के द्वारा किया जाएगा। और उसमें साक्षी बनने के लिए तमाम जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। न्याय मंत्रालय पूरा मौजूद होगा और सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद होंगे उद्घाटन समारोह में। और तमाम अधिवक्ताओं को ये सूचित किया गया है कि 10 बजे तक इस पार्क के पूरी तरीके से एंट्री कर लें और उसके बाद जब सभी गेस्ट आ जाए तो वो कार्यक्रम उद्घाटन का शुरू हो सके और उसके बाद वो सभी को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार वहां पर तैयारियां की गई है, हाईकोर्ट परिसर को सुसज्जित तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से वहां पर सुविधाओं से लैस किया गया है, पार्किंग में भी खास व्यवस्था की गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में IAS और PCS अफसरों का तबादला, 10 अफसरों का तबादला हुआ है। मिर्जापुर भेजे गए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, बलराम सिंह CDO सिद्धार्थनगर, अरविंद कुमार सिंह ADM वित्त और राजस्व देवरिया, वन्या सिंह ADM वित्त और राजस्व बिजनौर, अंशिका दीक्षित ADM न्यायिक बिजनौर, अजय कुमार त्रिपाठी उप निदेशक थाने निदेशालय लखनऊ। ये तमाम स्थानांतरण बदला किया गया है एक बड़े पैमाने पर। तमाम जगहों का अगर बात कर ले, तमाम लोगों की बात कर ले तो अरविंद कुमार सिंह बने ADM वित्त और राजस्व, वन्या सिंह बनी है ADM वित्त और राजस्व बिजनौर की, अंशिका दीक्षित को बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप लिस्ट पर देख सकते हैं जो बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं IAS और PCS अफसरों का, उनकी लिस्ट बकायदा 10 अफसरों का तबादला हुआ है, जिसके तहत हम आपको नाम भी बता रहे हैं। मिर्जापुर भेजी गई है देवेंद्र प्रताप सिंह, वहां पर उनका स्थानांतरण किया गया है। बलराम सिंह CDO सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अरविंद कुमार सिंह ADM वित्त और राजस्व देवरिया की बनाई गई है। वन्या सिंह ADM बनी है। आशीष वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, बड़े पैमाने पर यहाँ तबादला हुआ है IAS और PCS अफसरों का, एक बार हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में बताएं कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं और किन जगह पर उनका तबादला हुआ है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कल जिस तरीके से देर रात तबादला एक्सप्रेस के लिए तबादला एक्सप्रेस में अगर देखा जाए तो यूपी के कई IAS हैं और PCS है। इसमें अगर देखा जाए तो 8 PCS अफसर हैं और 2 IAS अफसर हैं जिनके तबादला किया गया है, जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। बात की जाए अमित कुमार घोष की, अगर बात की जाए तो प्रमुख सचिव पशुपालन एवं दूध विकास अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित कुमार को दिया गया है। मतलब ये एक अतिरिक्त प्रभार जो है अमित घोष को दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से बाकी PPS अफसरों की बात की जाए तो उसमें से अगर देखा जाए तो अंशिका दीक्षित है SDM न्यायिक बिजनौर बनाई गई हैं। वहीं वन सिंह है जो ADM वित्त एवं राजस्व बनाए गए हैं, बिजनौर का चार्ज मिल दिया गया है। अरविंद कुमार सिंह ADM वित्त राजस्व देवरिया, अजय कुमार त्रिपाठी उप निदेशक स्थानीय विकास के साथ साथ अगर बात की जाए सत्य प्रकाश सिंह तृतीय ADM प्रशासन मेरठ। तो ऐसे अगर देखे जाए तो करीब 10 तबादले किए गए हैं, जिसमें से 2 IPS हैं और 8 PPS अफसरों के तबादले किए गए हैं कल देर रात। बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर, पाक सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा। 8 बजते ही बिजली बंद कर दी जाएगी, सायरन बजेगा। 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब में ये ब्लैकआउट होगा। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी ब्लैकआउट होगा। आपात हालात से निपटने का अभ्यास होगा। ऑपरेशन शील्ड से हवाई हमलों से बचने का यह अभ्यास है।
ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। तो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन, हालांकि इसकी तारीख पहले थी, लेकिन किसी वजह से ये तारीख बढ़ गई है। आज मॉक ड्रिल होगा। राजस्थान, हरियाणा, ये तमाम वो जगह, जम्मू कश्मीर के तमाम वो इलाके ब्लैकआउट किया जाएगा। रात 8 बजे ब्लैकआउट और 8 बजते ही बिजली बंद की जाएगी, सायरन बजेगा। सायरन के तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को अभ्यास कराया जाएगा कि अगर किसी भी तरीके की हवाई हमला या फिर आपात स्थिति होती है देश में, तो उस दौरान पैनिक ना होकर, घबराकर किसी भी तरीके की स्थिति से बचे और किस तरीके से उस स्थिति से निपटा जा सके, इसके तहत ये ऑपरेशन शील्ड के तहत तमाम तैयारियां अभ्यास के तहत करवाई जा रही है। 8 बजते ही बिजली बंद की जाएगी। इसके साथ ही वो तमाम इलाके हैं, आपको ये भी बता दें, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये तमाम जगहों पर ब्लैकआउट आपात हालात से निपटने का अभ्यास होगा। ऑपरेशन शील्ड से हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है। तमाम जगहों पर ब्लैकआउट, रेड वार्निंग सायरन बजेगा और इस सायरन के बजते ही लोग कैसे आपात स्थिति से निपट सके, उसके अभ्यास कराए जाएंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव, तेज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है तेज हवाएं। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज हवाएं चल सकती है और 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव और तेज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर तमाम जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया और बताया गया कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के तहत तापमान रह सकता है। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट लेगा। मौसम में बदलाव, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने तमाम जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे, 100 दिन के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करेगी रेखा सरकार। आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन भी करेगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण ऐसे में बताया जा रहा है कि 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सरकार आज अपना रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कि इसके तहत कौन कौन से कार्य 100 दिनों के अंदर किए गए हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण, चूंकि आयुष्मान योजना के तहत और बताया जा रहा है कि आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भी उद्घाटन करेगी सीएम। इसके साथ ही 100 दिन के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट रेखा सरकार जारी करेगी और खास बात यह भी है कि 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके तहत आज सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ये जनता को बताने की कोशिश की जाएगी कि 100 दिन के अंतराल के दौरान किस तरीके से काम किए गए हैं जनता की बेहतरी के लिए, विकास के लिए तमाम क्षेत्रों में। तो दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी रेखा सरकार। खबरों में बढ़ेंगे आगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 59 एक्टिव केस। नोएडा में बीते 24 घंटे में 19 नए संक्रमित सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना एक्टिव केस अब 43, महाराष्ट्र में 84 नए कोरोना संक्रमण के केस। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 59 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्टैंड बाय में रखा है अस्पतालों को। नोएडा में कोरोना एक्टिव केस 47 और ऐसे में लगातार तमाम जगहों पर केस बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 84 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर और लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में हर विभाग में तबादले किए जा रहे हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में तबादलों की तारीखों में बढ़ोतरी की है। तबादले की तारीखों में बढ़ोतरी प्रदेश के उन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है जो अपना ट्रांसफर कराने के लिए कतार में हैं। तो ऐसे में लगातार इसकी खबर सामने आई है और बताया ये भी जा रहा है कि तबादले की तारीखों में बढ़ोतरी को लेकर और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में हर विभाग में तबादले किए जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में तबादलों की तारीखों में बढ़ोतरी की है। तबादले की तारीखों में बढ़ोतरी प्रदेश के उन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है जो अपना ट्रांसफर कराने के लिए कतार में है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूदा दुधवा टाइगर रिजर्व में कई तरह के वन्य जीवों का बसेरा है जिनका दीदार करने के लिए देश विदेश से पर्यटक दुधवा पहुंचे हैं। लेकिन इस सत्र में पर्यटकों को इस बार रंग बिरंगी मनमोहक तितलियों का दीदार बखूबी हो रहा है। इसको देखकर पर्यटक अपनी खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी दुधवा में कई तरह के वन्य जीवों का बसेरा है जिसकी तस्वीरें आप देखिए। दुधवा में पर्यटकों को अब ये तितलियां लुभा रही है। तो हमेशा हमारा दुधवा में बहुत सारा प्रजाति है। लगभग हम लोग को एक इंटरनली मेरा बायोलॉजिस्ट सभी WWF ये लोग मिल के एक काउंटिंग किए गए। काउंटिंग मतलब स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए। उसमें लगभग अभी ये लोग 150-160 तक ये लोग काउंटिंग आइडेंटिफाई किए गए प्रजाति। बट ये देखिए ये तो बहुत ज़्यादा भी होगा, मतलब ये 500 के ऊपर भी हो सकता है।